नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट में पीएम मोदी का विजन, ह्यूमन सेंट्रिक और नैतिक एआई पर जोर। शिवाजी महाराज जयंती पर देश भर में नमन, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। असम दौरे पर प्रियंका गांधी ने कामाख्या मंदिर में किए दर्शन, कहा मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती। और द केरल स्टोरी 2 पर बढ़ा विवाद, सीएम पिनाराई विजयन ने रिलीज से पहले किया बहिष्कार का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 को संबोधित किया और इसे दुनिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक एआई समिट बताया। उन्होंने कहा है कि समिट में 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व हो रहा है और ये भारत की युवा आबादी और टेक्नोलॉजी टैलेंट की ताकत को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक बनाने पर जोर दिया और इसे नैतिक, उत्तरदायित्व और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने मानव विजन पेश करते हुए कहा है कि इसमें नैतिकता, जवाबदेही और राष्ट्रीय संप्रभुता, समावेशी व्यवस्था और विश्वसनीयता शामिल है। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया में कुछ लोग एआई से भय रखते हैं, जबकि भारत इसे भविष्य और अवसर के रूप में देखता है और मानव केंद्रित विकास के लिए इसका उपयोग करेगा। महाराष्ट्र में आस्था और गौरव के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर देश भर में श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। 1630 में पुणे जिले के जुन्नर स्थित शिवनेरी किले में जन्मे मराठा योद्धा को आज भी वीरता सुशासन के लिए याद किया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया पुष्प अर्पित करके और शिवाजी महाराज ने जन जन के कल्याण को सर्वोपरि रखा, यह भी बताया और राष्ट्र की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, यह भी कहा। शिवाजी महाराज का जीवन आज भी भारत के लिए पथ प्रदर्शक बना हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने शिवनेरी किले पहुंचकर पुष्प अर्पित कर नमन किया। राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी वीरता और आदर्शों को याद किया गया है। जगह जगह आयोजित आयोजनों में लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजनीतिक दलों ने नेताओं से भी शिवाजी महाराज को और उनके आदर्शों को याद करने का आह्वान किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें शौर्य, दूरदर्शिता और न्यायप्रिय नेतृत्व का अद्वितीय प्रतीक बताया। उन्होंने कहा है कि शिवाजी महाराज का जीवन दर्शन आज भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें महापराक्रमी शूरवीर योद्धा और मराठा साम्राज्य का संस्थापक बताते हुए कोटि कोटि नमन किया। अनेक नेताओं ने अपने संदेशों में उनके साहस, प्रशासनिक क्षमता और राष्ट्रीय निष्ठा को रेखांकित किया। आज पूरे देश में श्रद्धा और गौरव के साथ शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा असम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। उन्होंने गुवाहाटी स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर के बाहर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वे मां कामाख्या से क्या मांगने आई हैं। इस पर प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो भगवान से कभी भी कुछ नहीं मांगती। उनके साथ असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई सहित कई वरिष्ठ पार्टी नेता मौजूद रहे। इस दौरे को कांग्रेस की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि फरवरी के अंत तक उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। इस बीच असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई ने बताया है कि मार्च के पहले सप्ताह तक लगभग 80 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी का लक्ष्य चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना है। केंद्रीय नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि पहली सूची इसी महीने के अंत तक जारी कर दी जाएगी। गोगोई ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन तय है और इस मामले में पार्टी बीजेपी से आगे है। असम में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। प्रियंका गांधी का यह दौरा कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति की ओर धार देने की तैयारी में है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया,
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिल्म द केरला स्टोरी 2 की रिलीज से पहले ही विवाद तेज हो गया है। इससे पहले 2023 में आई द केरला स्टोरी को लेकर भी देश भर में बहस छिड़ी थी। सीक्वल के ट्रेलर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से फिल्म को रिजेक्ट करने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि फिल्म समाज में नफरत और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देती है। विजय ने कहा है कि केरल अपने सेक्युलर ताने बाने को बदनाम करने की कोशिशों को स्वीकार नहीं करेगा। उनके बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस और तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर यूजर्स दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं, जहां कुछ लोग फिल्म का समर्थन कर रहे हैं तो कोई इसका विरोध कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि कहानी को तथ्यों से हटकर पेश किया जा रहा है, जबकि समर्थक इसे सच का चित्रण बता रहे हैं। 2023 में रिलीज हुई पहली फिल्म को लेकर भी अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। फिल्म में कुछ महिलाओं की कथित कहानी दिखाई गई थी, जिन्हें जबरन धर्म परिवर्तन और आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए मजबूर करने का दावा किया गया था। अब सीक्वल 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है और इसे यूए सर्टिफिकेट मिला है। फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। जंगल क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद जवानों ने सघन तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान घात लगाकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके जवाब में जवानों ने रणनीतिक तरीके से मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई भीषण मुठभेड़ में 5 नक्सली मौके पर ही ढेर हो गए हैं। ये कार्रवाई जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान का अहम हिस्सा मानी जा रही है। सुरक्षा बलों की सतर्कता से इलाके में बड़ी वारदात टलने की बात कही जा रही है। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिली है। पिछले 4 दिनों में 214 नक्सली ठिकानों और बंकरों को ध्वस्त किए जाने की सूचना है। इस दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान बरामद किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे नक्सलियों की साजिशों को बड़ा झटका लगा है। लगातार कार्रवाई से नक्सली नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को अदालत से बड़ा झटका लगा है। सियोल की अदालत ने उन्हें वर्ष 2024 में मार्शल लॉ घोषित कर देश को संवैधानिक संकट में डालने का दोषी ठहराया था। 65 वर्षीय यून पर अप्रैल से विभिन्न आपराधिक आरोपों में मुकदमा चल रहा था, जो उनकी अल्पकालिक मार्शल लॉ घोषणा से जुड़े थे। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें विद्रोह का सरगना मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में मौत की सजा की मांग की थी। मुख्य जज ने कहा है कि यून ने कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की है। अदालत के अनुसार उन्होंने राष्ट्रीय सभा को निष्क्रिय करने के लिए हिंसक तरीकों का सहारा लिया। इस फैसले के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा संदेश दिया गया है। 3 दिसंबर 2024 की रात यून सुक येओल ने मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा की थी और विपक्ष प्रधान संसद को राष्ट्र विरोधी ताकतों का अड्डा बताया था। उनके आदेश के तहत सभी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है और मीडिया को सैन्य नियंत्रण में लाने का निर्देश दिया गया। सशस्त्र सैनिकों ने राष्ट्रीय सभा और चुनाव आयोग पर छापा मारा, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि यून ने अपने राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया था। हालांकि जनता का गुस्सा तुरंत सड़कों पर दिखा और नागरिक संसद भवन की ओर उमड़ पड़े। प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों को मुख्य कक्ष पर कब्जा करने से रोक दिया है और सांसदों ने आधी रात में इकट्ठा होकर आदेश को निरस्त कर दिया। महज 6 घंटे के भीतर यून को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन इस घटनाक्रम ने दक्षिण कोरिया में दर्शकों को सबसे बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।